हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, क्लास 9 में आप लोगों ने कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ा होगा, वो सब यहाँ यूज़ आने वाला है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस लेक्चर के बाद आप लोग एक बार NCERT रीडिंग करिएगा ज़रूर। मैं बता दूँगा कौन कौन पेज नंबर रीडिंग करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले ये इसका मीनिंग क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज डैट आप लोगों ने एक्स केमिकल लिया, एक वाई केमिकल लिया, उससे बना एक जेड केमिकल। तो ये दोनों आप लोगों का हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। ये प्लस साइन आप लोग का दर्शाता है कि ये दो को जो केमिकल है ये आपस में जुड़ के कुछ केमिकल लोचा होके कुछ नया केमिकल प्रोड्यूस किया। और ये एरो दर्शाता है प्रोडक्ट की तरफ। तो ये दर्शाता है एरो आप लोगों का प्रोडक्ट की तरफ। तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे हुआ क्या, फैक्टर डिपेंड किया। यहाँ पे रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, केमिकल का रिएक्शन हुआ इसमें, ठीक। और यहाँ पे प्रोडक्ट बना। तो ये यहाँ पे आप लोग दिख रहा हो कि एक इक्वेशन तैयार हुआ। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें आप लोग को बता दें कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे रिएक्शन होते रहता है। आपके बॉडी में, आपके अगल बगल, आप खाना खाते तब होता है, फ्रिज में देख सकते हैं, कहीं भी हर जगह रिएक्शन होते रहता है, बस उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। Mg को जब आप एयर में जलाइएगा यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो वो एक वाइट प्रेसिपिएट पाउडर देगा, वाइट प्रेसिपिएट पाउडर देगा, ठीक। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, Mg जब वो ऑक्सीजन में जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर आप लोगों का निकला, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जलाना है, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगा आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हो गया और ये वाइट पाउडर जो क्या हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ और एक इक्वेशन तैयार हुआ। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एक इक्वेशन तैयार हुआ। अब इसमें फैक्टर डिपेंड करता है कि इस दरमियान इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एक्टिविटी चेंज हो सकता है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या एक्टिविटी चेंज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आप लोगों का, चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी बन सकता है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा, जो आप लोगों ने पहले दिया वाइट, वो कोई और कलर में चेंज हो सकता है, रेड, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी। चेंज इन कलर। उसके बाद क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। उसके बाद एक और फैक्टर होगा आप लोग का, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होगा आप लोगों का, प्रोडक्ट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी बन सकता है। चेंज इन कलर हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है आप लोग का, गैस का इवोल्यूशन यानी गैस उत्पन्न हो सकता है। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग प्लस साइन जान गए और एरो साइन के मतलब जान गए। एरो डिसाइड करता है प्रोडक्ट की ओर और प्लस साइन आप लोग डिसाइड करता है कि केमिकल को जोड़ के रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट को दर्शाता है वो। तो केमिकल को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ तो साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन दिया जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ लेना है, जैसे कि ये लिए Mg प्लस O और MgO बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट,
ये इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तैयार हो गया आप लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे ये जो है ये शॉर्ट में लिखने का रीति तब से हुआ जब से हम लोग को सिंबल मिला। इसका क्या होता है, मैग्नीशियम, MAGNESIUM मैग्नीशियम, प्लस OXYGN ऑक्सीजन, प्लस प्लस नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ना, MAGNESIUM मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग को यहाँ पे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना तो लिखना पड़ेगा, आप लोग स्पेलिंग सही करेक्शन देखना पड़ेगा, उसका इतना लिखना पड़ेगा तब एक प्रोडक्ट लिखिएगा, मतलब कि बहुत झमेला है। तो इसलिए तो हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं। सिंपल सा ये सिंबल रहा, इसका ये सिंबल रहा, और ये जो प्रोडक्ट निकला इसका ये सिंबल रहा। तो हम लोग सिंबल को यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं पता चल गया। उसके बाद उसके बाद हम लोग को लिखने का एक स्टाइल, इसमें एक तरीका और है कि सब जगह एटम सेम रहना चाहिए। जितना मास इधर है उतना प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। यहाँ देखिए Mg का 1 है, Mg 1 एटम, एक एटम है, O भी एक एटम है, और MgO, इसको जब देखिएगा एक एटम ये, एक एटम ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सब की ये मतलब बराबर है। सपोज डेट आप लोग को समझाते हैं अच्छी तरीक़ा से। ये देखिए जैसे कि Mg1 O भी 1 है, और इधर जो बना MgO, तो यहाँ भी 1 1 है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सब सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस रखना है आप लोग को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी। और ये बैलेंस क्यों रखते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं। और हम लोग सिंबल का क्यों यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा। सिंबल का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें, इसलिए सिंपल सा हम लोग ऐसे करके सीधा ऐसे लिख देते हैं। अब उतना कौन लिखेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उतना लिखने का न टाइम आप लोग को एग्ज़ाम में मिलेगा न आप लोग लिखना चाहोगे, क्योंकि इसमें स्पेलिंग एरर ये वो होगा आप लोग, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले जाओगे। ओके, तो अब राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन टॉपिक है, ये NCERT का, आप लोग जाके देख सकते हो। उसको रीडिंग करना ही है, बता देंगे कौन कौन पेज नंबर आप लोग रीडिंग करना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो हम लोग अब पढ़ते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन की ओर। ओके, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। मान लीजिए हम लिखते हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। आप लोग इसमें कुछ एरर बुझा रहा है, पता चल रहा है? तो हाँ पता चल रहा है एरर। क्या पता चल रहा है? यहाँ पे O2 का हम लोग को 2 एटम दिख रहा है, और यहाँ O कितना है 1। तो यहाँ पे जब लिखिएगा Mg1 प्लस O2 2, उसके बाद यहाँ पे MgO तो 1 1, यहाँ पे आप लोग को एरर बुझा गया, यहाँ पे 2 है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो इसको बैलेंस्ड कैसे किया था वो भी बताएंगे। उसके बाद बता देते हैं ये इसको बैलेंस करने का आवश्यकता क्यों पड़ता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने का आवश्यकता इसलिए पड़ता है, ज़रूरी इसलिए होता है कि आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बता देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा, इसका डिफिनेशन होता है मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब समझे? नहीं समझे ना? ठीक, समझाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि मास न बनता है, न क्रिएट होता है, न डिस्ट्रॉय होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर ये लॉ नहीं होता तो हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक मीन्स हो गया कि अब इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो जब इक्वल ही नहीं होगा तो वो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिपेंड ही नहीं किया, तो इक्वेशन आपका गलत हो गया। तो
तो इसको ध्यान में रखते हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए आप लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना ही होगा, तब उसके बाद आप लोग कुछ उस इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो बैलेंस कैसे किया जाता है तो हम लोग वो भी देखेंगे। और रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है बैलेंस रिएक्शन और एक होता है अनबैलेंस रिएक्शन। ओके, तो लिख लीजिए अगर लिखना है तो। एक होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इक्वेशन फुल इक्वेशन। उसके बाद 2 में होता है वो बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, और इसका एक स्टैंडर्ड नाम है, वो क्या है, उसको कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड रिएक्शन का स्टैंडर्ड नाम। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। VVI, इसको याद कर लेना है। ओके, बैलेंस कैसे किया जाता है हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है। अब आप लोग ऐसा नहीं करिएगा बैलेंस करने सीखने के बाद कि बड़ा बड़ा इक्वेशन लेके बैठ गए अब उसको बैलेंस करने, तो नहीं, आप लोग को उतना हाई लेवल भी नहीं जाना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए देखिए आप लोग क्या करें, सेकेंड टॉपिक है, सॉरी थर्ड टॉपिक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोग को दिया रहेगा एक इक्वेशन, तो लिख लेते हैं इक्वेशन। NCERT के पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके। Zn + H2SO4 + H2। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। Zn कितना है 1 है, H कितना है 2 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है, सॉरी यहाँ पे एरो देना था, O 4 है और H आप लोगों का 2 है। तो इसमें आप लोग को देखना है, ये तो मिल रहा है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, यानी ये अच्छा से लिख देते हैं, 1 मिनट, दिख नहीं रहा होगा। Zn + H2SO4, तो ZnSO4 + H2। तो आप लोग को देखना है यहाँ पे कि सब मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए Z1 1 एटम है, यहाँ पे Z1 का 1 एटम है, ओके ठीक है। यहाँ पे H का 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी ठीक है। S यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। O यहाँ पे 4 है, वो यहाँ पे भी 4 है। तो आप लोग को यहाँ पे ये क्या है आप लोग का, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो इसको बैलेंस करने के लिए बोलेंगे, नहीं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे आप लोग को पता चल गया, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट सेम है। ओके, अब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि होगा अनबैलेंस रिएक्शन। अनबैलेंस कैसे होगा आप लोग को देखने के साथ पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये Fe + H2O, Fe3O4 + H2। अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग। ओके, FeHO, उसके बाद FeO और H। तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। इसका 1, H कितना है 2 गो है, O कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है, O कितना है, सॉरी यहाँ पे आपका 3 है ना, Fe3 दिया हुआ है, 3 है, और O है आप लोग का 4 और H है 2। तो यहाँ पे आप लोग को साफ दिख रहा है कि बैलेंस्ड है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को बैलेंस करना है। तो पहले हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग पहले Fe को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो Fe को चलिए बैलेंस करते हैं। तो क्या करेंगे,
अच्छा से फिर से लिख लेते हैं रिएक्शन को। एफ ई है 3, तो यहाँ पे 3 एफ ई चाहिए। ओके, लिख लेते हैं 3 एफ ई प्लस H2O, उसके बाद Fe3O4 प्लस H2 हो गया। अब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, सेकेंड में कर लिया। अब इसको फिर से नोट डाउन करते हैं हम लोग, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। अब इसको फिर से नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, H2O1 Fe इधर 3 है, O4 है और H2 है। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, ये तो बैलेंस हो गया, Fe मतलब आयरन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, चलिए H को बैलेंस करते हैं। ओके, H को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। H तो ठीक है, H2 है, H को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग O को बैलेंस करते हैं, 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे दे देते हैं 4। तो यहाँ पे दे देते हैं 4। ये 4 देने से क्या हुआ, ये इसके लिए वैलिड हो गया। और अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, अब गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अब तो मामला गड़बड़ा गया। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब फिर से इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। इस बार क्या हो गया हम लोग के पास, ये 3 हो गया और ये आपका H हो गया 8, रिएक्टेंट की तरफ O तो 1 है, 1 नहीं सॉरी 4 है, O4, यहाँ भी O4 है। ओके, और यहाँ पे Fe है आपका 3, O4 है, उसके बाद H2 है। तो अब तो मामला गड़बड़ा गया। यहाँ पे H हो गया 8, यहाँ पे 2 हो गया। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लगा देते हैं, 4 2 जा 8। तो अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए इसको फिर से नोट डाउन करते हैं। Fe3, H हो गया 8, O हो गया 1 और Fe हो गया 3 और O हो गया 4 और H हो गया आपका 8। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल गया सेम, 3 8 4 3 4 8 हो गया। तो अब ये क्या हुआ आप लोग का, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो अब हम लोग साफ से लिख लेते हैं। आई होप आप लोग सीख गए होंगे, नहीं सीखेंगे 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा घर में, तभी आप लोग सीख जाइएगा। तो हम लोग का क्या था, हम लोग का था Fe था, ओके, प्लस H2O था और Fe3O4 था प्लस H2 था, जो कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन था और इसका जो हम लोग बैलेंस्ड किए, ये अनबैलेंस्ड है, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस जो हुआ, अब बैलेंस्ड हो के आप लोग का अब क्या बन गया, Fe3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं, Fe3 है ठीक है, हाइड्रोजन आपका 8 है, यहाँ भी 8 है ठीक है, O4 है, यहाँ भी O4 है। तो हो गया आप लोग का, ये हो गया बैलेंस्ड। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो एक आध दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, NaCl लिखे। ओके, क्या लिखे, सॉरी NaCl प्लस
AgNO3 लिखे, उसके बाद AgCl लिखे, फिर NaNO3 लिखे। ओके, तो पहले हम लोग को क्या करना है, जल्दी से एक टेबल बनाना है। NaCl AgN और उसके बाद O हो गया, इधर ही बना लेते हैं फटाफट। AgCl Na, उसके बाद फिर N फिर O। तो जल्दी से लिख लेते हैं। Na1 है, Cl1 है, Ag1 है, N1 है, O3 है, Ag1 है, Cl1 है, Na1 है, N1 है, O3 है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 1 1 1 3 1 1 1 3। तो क्या है आप लोग का बैलेंस क्या अनबैलेंस? तो सिंपल, ये आप लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब लेते हैं एक आप लोग के लिए अच्छा सा अनबैलेंस्ड रिएक्शन, स्केलेटल रिएक्शन। स्केलेटल रिएक्शन बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्म। BaCl2 प्लस H2SO4, उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट बना BaSO4 प्लस HCl। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है BaCl2H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl है। तो हम लोग सबका जल्दी से लिख लिए कितना कितना आइटम किस में है। तो हम लोग को फटाफट इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या हम लोग के पास एरर आ रहा है। तो हम लोग को बनाना होगा Cl2 है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे Hb2 है, यहाँ पे ये 1 है। तो हम लोग को ये दो चीज़ को चेंज करना पड़ा। बाकी Ba ठीक है, S ठीक है और O भी ठीक है। तो सही कर लेते हैं फटाफट। तो सिंपल सा हम लोग कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग 1 2 मार देते हैं। सिंपल सा यहाँ पे एक 2 मार देते हैं इसे 2। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया आपका। 1 मिनट, इंक थोड़ा सा डाउन हो गया। BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। अब इसको फिर से हम लोग जल्दी से डब्बा में भरते हैं, टेबल में मतलब। इस बार देखिए क्या हो गया। Ba1 S1 O आपका 4 और यहाँ पे H आपका 2 और Cl2। अब देखिए यहाँ पे Ba1 Cl2 H2 S1 O4। तो हैंस ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे बैलेंस करना। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इस चैप्टर को और पढ़ेंगे डीपली। इस चैप्टर में और आप लोग का क्या क्या बचा बता देते हैं। आप लोग का इस चैप्टर में बच गया ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोग एक बार रीडिंग खाली ला गए और कुछ नहीं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं कितना टाइप्स का होता है फटाफट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ते क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ते क्यों है? 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को इसलिए पढ़ते हैं, कोई दो को मिलके तीसरा बनाता है, कोई 2 को मिलके उधर भी 2 प्रोडक्ट बन जाता है, कोई 2 मिलके 2 ही बनाता है, कोई डिस्प्लेस हो जाता है, कोई O इसमें जुड़ा है तो O इसमें जुड़ जाता है। मतलब बहुत फैक्टर डिपेंड करता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो फर्स्ट है आप लोग का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है आप लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आप लोग पढ़िएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छा है। ये लेसन ख़त्म हो जाएगा आई होप एक आध दो वीडियो आगे में। और थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आप लोग को होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद होगा कोरिजन और एनसीडीटी, उसके बाद आप लोग का चैप्टर ख़त्म। तो आई थिंक आज आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत कुछ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखने के बाद आप लोग एक बार एनसीईआरटी का पेज नंबर बता देते हैं। पेज नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 पढ़ के रखिएगा, ओके। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा 6, इतना सा पढ़ के रखिएगा, तब आगे कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। अगर नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, मतलब आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, और नोट्स आप लोग अपने बुक से बना सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ और स्टडी को जारी रखिए। और वीडियो को अपने जूनियर सबके साथ शेयर कीजिए। क्लास 10 वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वो भी शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर जूनियर देख रहे हैं क्लास 9 वाले तो वो भी शेयर करिए, ताकि हमारी वीडियो आगे पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो आगे आता रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय।